Hello students, in today's class we will learn about a new cell organelle that is vacuoles. पिछले क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमैटिड्स और प्लास्टिड्स और इन सब के बारे में सीखा था. ये सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सीखा था. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू सेल ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड वैक्यूल. Vacuole is a membrane bound organ or membrane bound cell organelle. मतलब प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है. ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट है. एनिमल सेल में क्या है? एनिमल सेल में इसका साइज जो है स्मॉल होता है. ठीक है. प्लांट सेल में इट विल बी मच मोर बिगर और लार्ज होता है. बिगर नहीं, लार्ज कहते हैं. ठीक है. सो इट विल बी मच मोर लार्जर इन प्लांट सेल. इन एनिमल सेल दोनों में इसके अंदर लिक्विड भी हो सकता है या सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है. ठीक है. सॉलिड मतलब एक जेल टाइप स्ट्रक्चर. सो लिक्विड या सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर इसके अंदर जो है, मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड या सॉलिड टाइप एक मैट्रिक्स टाइप फ्लूइड प्रेजेंट होगा. ठीक है. एनिमल सेल्स में ये प्रोटीन्स, इसको हम स्टोरेज सैक भी कहते हैं. स्टोरेज सैक, क्योंकि सेल को जितना भी एनर्जी अभी ज़रूरत नहीं है वो उसको स्टोर करके रख के बाद में यूज़ के लिए ये स्टोर करके रखता है. सो वैक्यूल इज नोन एज दी स्टोरेज सैक. प्रोटीन्स हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन जो भी चीज़ें हैं जो भी सेल में फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, उस सारे को स्टोर करके रखने का काम वैक्यूल्स का होता है. और प्लांट सेल में इसको हम बाहर के मेम्ब्रेन को, प्लांट सेल में याद रखना, बाहर के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं. वैक्यूल के बाहर के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं प्लांट सेल के केस में. और इसके अंदर जो लिक्विड स्टोर्ड होगा उसको बोलते हैं सेल सैप. ठीक है. प्लांट सेल के केस में सेल सैप कहते हैं. और सेल सैप में मेनली जो भी प्रोटीन, जो कुछ भी चाहिए, स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गए, जो भी स्टोर करके रखने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारे स्टोर कर रखने का काम होता है वैक्यूल्स का. दिस इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स. मैंने बताया कि लार्ज होता है, प्लांट सेल में काफ़ी लार्ज होता है. तो प्लांट सेल में क्या होता है, इसके बड़े शेप के कारण न्यूक्लियस और बाकी सारे ऑर्गेनल्स साइड में या फिर थोड़े से पेरिफेरी की तरफ को, पेरिफेरी मतलब वॉल्स की तरफ, वॉल को पेरिफेरी भी कहते हैं, तो वॉल्स की तरफ को दब जाते हैं. वैक्यूल का साइज काफ़ी लार्ज होता है. ठीक है. क्योंकि प्लांट्स में उतना सारा प्रोसेसेस उसी को करना होता है. क्योंकि सनलाइट से फूड प्रोड्यूस करना, तो वो सारा प्रोसेस के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है, या फिर उसको स्टोर करके रखने का काम वैक्यूल का. इसलिए वैक्यूल का साइज लार्जर होता है. लेकिन एनिमल सेल में क्या होगा, वैक्यूल विल बी स्मॉलर. न्यूक्लियस और बाकी स्ट्रक्चर्स वो सब है, उससे काफ़ी बड़े होंगे. द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम क्या होता है? इट हैज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, अ हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. ठीक है. तीन के सेट में होता है. और ये बिल्कुल तीन के सेट में दिस विल बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर फॉर्म. अगले तीन
ठीक है। उसके बाद फिर अगले 3, ये एक सर्कुलर फॉर्म में ये पीछे को ऐसे एक्सटेंडेड होंगे। तो ये 3 के सेट में इट विल बी अ हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये जब ये सारे अरेंज हो जाएंगे तो ये बीच में भी खाली होगा, ठीक है। एंड सेंट्रोसोम इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मेन फंक्शन होता है, फंक्शन, द मेन फंक्शन इज स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल एक मसल टाइप है, एक फाइबर टाइप है। जब सेल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है, हर सेल रिप्रोड्यूस करता है, अगला सेल प्रोड्यूस करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, कुछ स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। तो जब ये सेल सेपरेट होते हैं तो क्रोमैटिड्स एक और ये फॉर्म करते हैं, एक और ब्रांच फॉर्म करते हैं, और वो अलग से फिर वो सेपरेट हो जाता है। तो ये 2 बन जाएंगे। सो दिस विल टर्न आउट टू बी 2। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड हो जाता है। तो इसको हम, जब ये डिवाइड होते हैं तो इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब ये स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग के बाद एक नया सेल फॉर्मेशन के लिए स्पिंडल बनाया जाता है, ठीक है। तो स्पिंडल इज अ टाइप ऑफ फाइबर, स्पिंडल इज अ टाइप ऑफ फाइबर विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, ठीक है। तो मेन फंक्शन इसका ये, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फॉर सेल डिवीजन, फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये लास्ट सेल ऑर्गेनल है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है द मेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल। मैंने सारे ऑर्गेनल्स पहले बताए और स्ट्रक्चर मैं लास्ट में इसलिए करा रहा हूँ ताकि जब हम स्ट्रक्चर कर रहे हो तो सबको ऑर्गेनल्स के बारे में सब कुछ पता हो। तो अगर बाई चांस एक, मेरे को पता है कि एक हफ्ते का बीच में गैप आ गया, तो अगर कुछ भी याद नहीं है तो सारे वीडियोस या फिर कोई भी वीडियो जो भी याद नहीं है स्ट्रक्चर, उसको पहले देखो, उसको याद करने के बाद उसको एक बार रिवाइज, अच्छे से रिवाइज करने के बाद ही इस टॉपिक पर आना फिर से, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। फर्स्ट हम एनिमल सेल ले लेते हैं। फर्स्ट हम प्लांट सेल ले लेते हैं, प्लांट सेल, ओके। द प्लांट सेल प्लांट सेल एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके बॉर्डर्स सब जो है ना वो थोड़े से और वेल डिफाइंड होते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, या फिर तो इस शेप में, या फिर तो एकदम शेप जो है वो काफ़ी डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर्स सब जो है तुम्हें क्लियर कट एकदम एक अच्छे शेप में दिखते हैं। बाहर का जो मेम्ब्रेन है हमने पढ़ा था, दैट इज दिस सेल वॉल। अंदर का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में। उसके बाद आता है इधर स्ट्रक्चर वैक्यूल, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर आता है। वैक्यूल जो है बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिड्स जो भी मेंशन करना है, उसके अलावा
मेनली आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर छोटा सा शो करना है, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट जो हमने पढ़े थे उसका स्ट्रक्चर दिखाना है, और बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और बाकी जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो सारे इसी के अंदर स्कैटर्ड है। तो इसका जो डेफिनेट स्ट्रक्चर है ये तुम्हें बुक में दिया हुआ है, तुम वहाँ से देख सकते हो। स्ट्रक्चर हम इसलिए बाद में पढ़ रहे हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो कि सारे ऑर्गेनल्स क्या क्या हैं, तो इसलिए हमने पहले ऑर्गेनल्स पढ़े थे, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। इसी के अंदर सारे फिर राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा मैं भी ड्रॉ नहीं कर रहा, तो तुम लोग बुक में देखो, इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू नाउ टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से आता है एनिमल सेल। अब एनिमल सेल उतना वेल डिफाइंड नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस वैक्यूल्स इसमें जो है काफ़ी छोटे हैं। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर साइटोप्लाज्म और इसके अलावा ऑर्गेनल्स जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक नहीं काफ़ी सारे दिखाएंगे, मतलब कम से कम 2-3 दिखा सकते हैं, ठीक है। इधर प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं है एनिमल सेल में, तो याद रखना कौन सा चीज़ नहीं है कौन सा चीज़ है। इधर अभी जस्ट हमने पढ़ा था सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर एक छोटा सा दिखाते हैं, ठीक है। सेंट्रोजोम दिखा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दिया, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर इधर काफ़ी छोटा है, प्लांट सेल में बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर था। वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी के जस्ट बाहर, थोड़ा सा रफ दिखेगा क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही दिखाया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर ही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा गोल्जी अपैरेटस, याद है हमने ऐसे पढ़ा था कि मतलब कर्व्ड वाला साइड बाहर को और न्यूक्लियस की तरफ को अनकर्व्ड वाला साइड। और उसी के अलावा जो भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो भी हमने इसमें सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं वो सारे मेंशन करने हैं। इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर भी जो स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, वो बुक में दिया है, वहीं से देख के उसको इजीली ड्रॉ करो। और कुछ भी नहीं समझ आता है तो कोई भी वीडियो उठा के देखो, अगर नहीं समझ आ रहा तो पर्सनली मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप या किसी पर भी, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अनदर मैनर।